पांचवें पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की जो हिस्ट्री का चैप्टर 6 है उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है तीन वर्ग। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम भी आप लोगों के बिल्कुल करीब है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना सही से बहुत जरूरी है। ठीक, इसके हम जितने भी पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के बुक के, उसको हम पॉइंट्स टू पॉइंट्स धीरे धीरे करके समझेंगे चीजों को कि क्या क्या एक्चुअल में इसमें दिया हुआ है। क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, आपको पता है। इसलिए इस चैप्टर के हम सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे समझेंगे, ताकि जो ऐसे बच्चे जो एवरेज से भी डाउन में जो समझ नहीं पाते चीजों को जल्दी पढ़ के बुकों से, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और समझ में आएगा आराम से, अगर आराम से आप वीडियो को देखेंगे तो। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है तीन वर्ग, इसके जो हाईलाइट मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या है। एक्चुअल में इसमें मुख्य बिंदु में पढ़ना क्या है, देखिए मुख्य इसके जो बिंदु हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। जो हमारा ये तीन वर्ग है, तीन वर्ग का मुख्य बिंदु ये है कि हम देखेंगे कि यूरोप के अंदर जो ये 9वीं शताब्दी है, 9वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी जो यहाँ पे था, इस समय यूरोप में क्या क्या चल रहा था, यूरोप की स्थिति इस समय कैसी थी। तो हम देखते हैं कि इस समय जो था पूरा यूरोप जो है, इसको हम इस समय देखें अगर तो मध्यकाल से जो मध्यकाल का जो प्रारंभिक एरा था उससे निकल करके इसको आगे की तरफ पकड़ रहे थे हम, और पूरे यूरोप वाले जो लोग थे इस समय इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इन सामाजिक स्थितियों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य तौर पर देखें हम 9वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी का जो दौर था, इसमें यूरोप में यूरोप के अंदर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्या बदलाव हो रहे थे। ठीक, हम देखेंगे कि उस समय यूरोप के अंदर 9वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या बदलाव हो रहा था। मुख्य रूप से इस चैप्टर के केंद्र बिंदु में यही रहेगा कि क्या क्या बदलाव हो रहा था और किस तरह से लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आप लोगों ने अगर पिछला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, रोम साम्राज्य के बारे में। रोम साम्राज्य डिक्लाइन हो गया था, 4th सेंचुरी आते आते बिल्कुल तहस नहस हो गया था, और उसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं इसके तीन वर्ग के बारे में, किस प्रकार से फिर यूरोप के जो लोग थे वो धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और ऊपर आ रहे थे। ठीक, तो इसके खत्म होने के बाद में 9वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से क्या बदलाव हो रहा था यूरोप के अंदर, उसको हम समझेंगे। खास तौर से यहाँ पर हम इटली, फ्रांस, ठीक, और इंग्लैंड, इन तीनों देशों के ऊपर हम फोकस करेंगे। इन तीनों देशों में खास तौर से क्या बदलाव आ रहा था उसी को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसका प्रमुख बिंदु क्या हमें पढ़ना था इसमें, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से क्या बदलाव हो रहा था, इसको हम देखेंगे। इसका अगला टॉपिक देखते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या हमें इसे पढ़ना है इसमें। देखिए इसका अगला जो टॉपिक है वो रोम साम्राज्य के पतन के बाद में यूरोप के अंदर जो बदलाव हो रहे थे वो क्या क्या हो रहा था बदलाव। तो हमने देखा था कि जो रोम साम्राज्य, अगर हमने पढ़ा होगा आपने तो देखा होगा कि बीच में इसमें भूमध्य सागर था और भूमध्य सागर के चारों तरफ रोम साम्राज्य फैला हुआ था, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में पूर्वी और उत्तर का जो हिस्सा था, इस हिस्से में खास तौर से जर्मन लोगों ने हमला किया, और जर्मन लोगों ने हमला करने के बाद में इस हिस्से के जितने भी रोमन एम्पायर के जो हिस्से थे इन पर धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इसमें से इटली और फ्रांस खास तौर से, ठीक, और फ्रांस के बाद में फिर इंग्लैंड आएगा। तो जर्मनी मूल के कुछ लोग थे जो ट्राइब्स थे वहां के, उन ट्राइब्सों का नाम था फ्रैंक। उनका नाम क्या था, फ्रैंक कहा जाता था उन्हें, फ्रैंक। ठीक, इन लोगों ने
जर्मनी से निकल करके जो रोमन एम्पायर का एक प्रांत था जिसे कहा जाता था गौल, इस गौल के ऊपर फ्रैंक लोगों ने हमला किया और गौल को जीता, और गौल को जीतने के बाद इसका नाम उन्होंने अपने फ्रेंच समुदाय के ऊपर इसका नाम रखा उन्होंने फ्रांस। ठीक, तो इन्होंने फ्रांस बना दिया, इसका फिर गौल का नाम चेंज करके फ्रांस बना लिया। क्यों? क्योंकि ये फ्रैंक लोग थे और फ्रैंक लोगों ने अपने नाम के ऊपर इसका नाम फ्रांस रख दिया। इसी प्रकार से फिर उन्होंने इटली पर भी कब्जा किया और फिर ये फ्रैंक लोग जो थे, ये फ्रैंक लोग यहां से निकलेंगे ये और इंग्लिश चैनल को पार करेंगे, और इंग्लिश चैनल को पार करने के बाद जो कि इंग्लैंड का जो पहले नाम था एंजिल लैंड, क्योंकि वहां पर एंजिल और सेक्सन नाम के दो भाई शासन करते थे, इन दोनों भाइयों को वहां से हरा करके इंग्लैंड का भी नाम ये लोग बदलेंगे, जिसको कि पहले उसका नाम था एंजिल लैंड, बाद में उसे इंग्लैंड करेंगे। कैसे? देखिए 11वीं सदी के आसपास में जो गौल प्रांत का एक क्षेत्र था जो बाद में फ्रांस बना, उस क्षेत्र का एक जगह था जिसका नाम था नारमंडी। नारमंडी करके एक जगह था, नारमंडी के ही एक राजकुमार या एक राजा का पुत्र जिसका नाम था ड्यूक, ड्यूक नाम का एक बंदा था। ड्यूक नाम के राजा ने अपने 180 साथियों को लिया, इंग्लिश चैनल को पार किया, और इंग्लिश चैनल को पार करने के बाद में इंग्लैंड को हराया, जो कि पहले एंजिल लैंड था, और उसको हरा करके और इंग्लैंड पर कब्जा किया और इसका रूपांतरण नाम रखा क्या? इंग्लैंड। तो हमने क्या देखा अभी कि रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी ऐसे समुदाय जो जर्मनी में शासन करते थे, इन लोगों ने रोम साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, इसका नया नाम दिया इन लोगों ने। ठीक, तो इस चैप्टर के में हमें ये चीज पढ़नी थी इसका इस बिंदु में। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब 3 वर्ग एक्चुअल में है क्या। अगर हम 3 वर्ग की बात करते हैं तो 3 वर्ग अगर है यहाँ पर, तो 3 वर्ग का मतलब है कि यूरोप के अंदर ये 3 प्रकार के सामाजिक समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। समाज में जो समुदाय वहां पर था उस समय, उन्हीं के बारे में हम 3 वर्ग के नाम से उनको हम जानते हैं। और ये 3 वर्ग जो है इसको हम समझेंगे, इससे पहले ये हम समझें कि इनके यहाँ के 3 वर्ग में कौन कौन से लोग थे, उससे पहले हम अपने यहाँ के वर्ग देखें। अपने यहाँ का जो वर्ग है, भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो भारत में हमने देखा था कि यहाँ पर भी वर्गों की बात थी। हमारे यहाँ एक कैटेगरी बनाई गई थी। हमारे यहाँ 4 कैटेगरियां थी, आपको पता ही होगा। पहली कैटेगरी जो थी वो थी ब्राह्मण, दूसरी कैटेगरी में हमारे यहाँ आते थे क्षत्रिय, ठीक, और थर्ड कैटेगरी हमारे यहाँ थी वैश्य लोगों की, और 4th नंबर पर आते हमारे यहाँ शूद्र लोग। ठीक, तो ये हमारे यहाँ कैटेगरी थी। शुरुआत में अगर हम बहुत पुराने इतिहास में जाएं तो ये कर्म के आधार पर रखा गया था, जैसा जो काम करता था उसके अकॉर्डिंग ये कैटेगरी बनाई गई थी हमारी। उसी प्रकार से इन लोगों ने भी यूरोप के अंदर भी अपने पूरे सोसाइटी के पूरे समाज को इन्होंने 3 वर्गों में बांट रखा था। उसी 3 वर्ग का नाम है जिसके नाम पर हम इस चैप्टर का नाम रखे हैं, और इस चैप्टर के नाम में हम इन्हीं 3 वर्गों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो 3 वर्ग था वो क्या क्या था और कैसे था। देखिए यूरोप के अंदर जो 3 वर्गों की हम बात करते हैं, ये 3 वर्ग जो है वो कौन है, इसमें देखिए, इसमें हमने बनाना 3 वर्ग है। सबसे पहला जो यहाँ का वर्ग है वो है पादरी वर्ग। पादरी, इसको इंग्लिश वाले बच्चे प्रीस्ट समझ सकते हैं। और दूसरा नंबर पर आता है यहाँ पर अभिजात वर्ग। अभिजात, या फिर इसको लॉर्ड भी कह सकते हैं, इनको लॉर्ड भी कहा जाता था। ठीक, और थर्ड जो इनका वर्ग है वो है किसान। और ये किसान जो है, तो किसानों को इन्होंने 2 कैटेगरी में बांट रखा था यूरोप के अंदर। 3 वर्ग, तीनों वर्ग में से पहला है पादरी, दूसरा है अभिजात वर्ग, और अभिजातों को लॉर्ड भी कहा जाता था। और ये है, इसके बाद आते हैं इसके किसान। 3 वर्ग है किसान। किसानों में अगर हम देखें 3 वर्गों में से, तो किसानों को भी 2 कैटेगरी में बांटा हुआ था। एक किसान जिसको बोला जाता था स्वतंत्र, और दूसरे थे गुलाम किसान।
गुलाम किसान। तो ये इन्होंने कैटेगरी बना रखी थी। जिस प्रकार से हमारे यहाँ 4 कैटेगरियां थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन्होंने 3 कैटेगरी बना रखी। पहली पादरी। अब पादरी पर अगर हम बात करते हैं तो पादरी वे वर्ग था जो वहां पर चर्च के अंदर प्रेयर करवाते थे, और या चर्च में जितने भी चीजें होती थी उसकी देख रेख इन्हीं के अंदर होती थी, पादरियों के अंदर में। दूसरा वर्ग वो वर्ग है जिसको हम लॉर्ड या अभिजात कहते हैं। ये वो वर्ग है जो वहां के पूरे आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर रखा था। सारे के सारे भू प्रॉपर्टियां इन्हीं के पास होती थी। इसके बाद में आते हैं किसान। किसानों को इन्होंने 2 कैटेगरी कर रखा था। ऐसे किसान जो गुलाम थे और एक किसान जो स्वतंत्र थे। जो स्वतंत्र किसान होते थे ये लॉर्ड के जमीन को अपना मिल्कियत समझते थे और उस पर अपनी मर्जी से काम करते थे, और जो भी टैक्स राजा डिसाइड करेगा वो हो सकता था 2% हो जाए, ये एग्जांपल के बता रहा हूं मैं, वो देने के बाद जितनी भी संपदाएं वहां पर होती थी इनके पास रहती थी। गुलाम जो कृषक थे इन बेचारों के पास में कोई भी अधिकार नहीं था। ये लॉर्ड के जमीन पर ही काम करेंगे, उसी के मैनर में रहेंगे, उसी के मंदिरा स्पिंडक में शराब बनाएंगे, उसी के तंदूर में रोटियां सेकेंगे और वहीं खाएंगे वहीं रहेंगे। यहाँ तक कि ना इनका कोई अपना जीवन फ्री नहीं था। इनकी महिलाएं जो होती थी वो राजा के दरबार में ही रह के कपड़ा बुनती थी। छोटे छोटे बच्चे जहाँ पर दारू बनाई जाती थी वहां पर मदरा स्पिंडक में काम करते थे, और किसान लोग दिन भर इनके खेतों में काम करते थे। यहाँ तक कि इनको शादी विवाह करने की भी इजाजत नहीं थी। शादी विवाह करने के लिए भी इन गुलाम किसानों को लॉर्ड से इजाजत देनी पड़ती थी। अभिजात वर्ग जो होता था लॉर्ड, उससे इजाजत देनी पड़ती थी। तो ये पूरा का पूरा 3 वर्गों का एक इंट्रोडक्शन था। और इस 3 वर्ग में कौन कौन से लोग थे, काम इनका क्या क्या था। अगर हम अभिजातों को देखें तो अभिजात नाम से पता चल रहा है ये राजा टाइप के होते थे, और इनका काम होता था सोसाइटी को सुरक्षा देना। जितने भी वहां पर समाज में लोग थे उनको ये लोग सुरक्षा प्रदान करते थे। ठीक, तो ये थे 3 वर्ग। अब 3 वर्ग के जो काम है अलग अलग, हम उसको अलग 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 पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पूरा इसका कंप्लीट कर रहे हैं, जो 3 वर्ग क्या था, सामंत क्या होता है, इन सब चीजों को, फिर इसके बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़े बड़े टॉपिक है, इसलिए इसको अलग अलग से पढ़ेंगे एक एक करके बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसका सामंत जो है, सामंत शब्द इसमें आता है इस चैप्टर में कि सामंत क्या था। सामंतवाद, ये सामंतवाद क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सामंतवाद, ठीक। सामंतवाद जो शब्द है इसका नाम आते ही एक ऐसे चीजों के बारे में बताता है जो बताता है कि यहाँ पर समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग जो कि भू प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था एक तरह से, और इनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टियां थी, उनके बारे में ये सामंतवाद शब्द जो है वो बताता है कि ये लोग कैसे थे, क्या करते थे, इनकी स्थिति क्या थी समाज के अंदर, इसके बारे में। और मैं एक छोटा सा शब्द बताऊं तो सामंतवाद जो शब्द है वो बताता है कि समाज के अंदर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये सामंतवाद शब्द बताता है। मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक स्थिति, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये सामंतवाद शब्द से ही पता चलता है हमें। अब बात करते हैं कि सामंतवाद जो शब्द है इसका परिभाषा क्या है। तो सामंतवाद जो है वो फ्यूडलिज्म से बना है, फ्यूड शब्द से आया है, और फ्यूड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में मध्य यूरोप में जमीन का बहुत सारा टुकड़ा हो, उसे हम सामंत कह सकते हैं, या उसे सामंत कहा जाता था यूरोप के अंदर। ठीक है, तो हमने अभी क्या कैसे पढ़ लिया, इसका इंट्रोडक्शन किया चैप्टर का। इसके बाद में 3 वर्ग कौन कौन से थे ये पढ़ लिया हमने। 3 वर्ग का शॉर्ट में मैंने काम भी बताया कि क्या क्या काम करते थे और ये कैसे थे। इसके बाद हमने सामंत पढ़ा कि सामंत होता क्या है, सामंतवाद शब्द आया कहां से है, सामंतवाद शब्द बताता क्या था। ठीक है, इसके बाद एक इसमें और है मध्यकाल। मध्यकाल इस चैप्टर के टॉपिक में आता है मध्यकाल। तो मध्यकाल का शब्द का प्रयोग ये लोग 5वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, इस समय पीरियड को बताने के लिए ये लोग मध्यकाल शब्द का प्रयोग
करते थे, जैसा कि इस चैप्टर में है। कहीं कहीं लिखा हुआ है 15वीं शताब्दी भी, कहीं कहीं 9वीं शताब्दी तक भी छोड़ रखे हैं इस चैप्टर के अंदर ही बता करके। तो मध्यकाल शब्द का प्रयोग इस तरह से 5वीं से लेकर हम 15वीं करते हैं, 16वीं थोड़ा सा आगे, तो 15वीं शताब्दी तक ही के काल में लोग मध्यकाल कहते हैं, और इतिहासकार इसी शब्द का प्रयोग करते हैं मध्यकाल के लिए। तो ये इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या पढ़ना है आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे। ये 3 वर्ग थे, ये 3 वर्गों का मेन काम क्या था, वहां पर 3 वर्गों ने कैसे सोसाइटी के ऊपर अपना दबदबा बना रखा था, किन वर्ग का दबदबा था ज्यादा, पादरियों के पास में पैसे कहां से आते थे, अभिजात वर्ग क्या करता था, किसानों की क्या स्थिति थी वहां पर, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।